चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां तक डिस्कस किया था उसके आगे से बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि वीबीटी में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा से किया था और पाई बॉन्ड का कंपैरिजन पाई से किया था। तो जब भी सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन हो या पाई का पाई से कंपैरिजन हो, पहला फैक्टर क्या देखते थे? शेल नंबर। दूसरा फैक्टर क्या देखते थे बेटा? डायरेक्शनल नेचर। और उसके अलावा क्या देखते थे? लोन पेयर रिपल्शन। और एक लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि पी पाई और पी पाई डी पाई में से डी पाई वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। पर वो तब है जब शेल नंबर क्या होगा? सेम, ठीक है। तो अब नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये जो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया जा रहा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस अपने को समझना है और फिर इसको पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर आपको लिखाया जाएगा। बेसिकली ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है केमिकल बॉन्डिंग का। वो पैराग्राफ में क्या क्या बातें दे रखी है उसको हमको समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस चैप्टर में जब भी कोई मॉलिक्यूल की बात आएगी तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है वो डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया और वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन है बेटा? CH4, ठीक है। मुझे बताइए CH4 पॉली एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है? डाई एटॉमिक क्यों नहीं है? दो ही तो एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन है। दो टाइप के एटम है, ठीक है, डाई एटॉमिक नहीं है। है एटम है 5, तो पॉली एटॉमिक हो गया। और कार्बन और हाइड्रोजन दो टाइप के, उसको क्या बोलते हैं? तो पॉली एटॉमिक भी और डाइटोमिक भी है। क्या है ये? पॉली एटॉमिक है। मीथेन, बहुत बढ़िया। 51 तोपों की सलामी। ये बाइनरी कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? दो टाइप के एटम होने का मतलब क्या होता है? बाइनरी। और नंबर ऑफ एटम दो से ज्यादा, इसलिए क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। तो ये एक पॉली एटॉमिक बाइनरी कंपाउंड। याद करो हम लोगों ने हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जब बात करी थी तो आपको बताया गया था कि हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड, ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर टर्नरी कंपाउंड। इस तरह की बात हमने करी थी, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप के एटम है। तो ये बाइनरी नहीं है, ये मतलब ये बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन डायटोमिक नहीं है। कैसा है बेटा? पॉली एटॉमिक, ठीक है ना। अब पॉली एटॉमिक में अगर हम लोग नॉर्मली इसको, जो हम लोग इससे पहले तक थ्योरी पढ़ चुके हैं, वो थ्योरी कौन सी बेटा? वीबीटी। अगर हम इसको वीबीटी से डिस्कस करें तो इसका क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है और क्यों इसमें वीबीटी फेल हो जाएगा और क्यों इसमें हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। ये बातें अब हमको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। मान लीजिए वीबीटी की जब मैं बात करता हूं तो वीबीटी का मतलब है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? प्योर ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में? प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। प्योर ऑर्बिटल मतलब S, PX, PY, PZ, इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल प्योर नहीं होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा, है ना। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसा होता है? इंटरमिक्सिंग से। किससे होता है बेटा? इंटरमिक्सिंग से, है ना। जब आपके पास प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उनको आप आपस में मिक्स करके कोई नया ऑर्बिटल बनाएंगे तो उस नए ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो, जब पॉली एटॉमिक में ऐसी क्या बात थी जो वीबीटी नहीं समझा पा रहा था और हाइब्रिडाइजेशन ने उसको समझा दिया, उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। CH4 अगर बनाना है तो कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p2। बेटा बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट शेल। तो बेटा बॉन्डिंग में अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट बना दे तो ये 2s बना दिया मैंने, और ये 2p2 जो है उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये 2s2 और 2p2 हमने बनाया, ठीक है। जरा इस पे ध्यान देंगे, अभी फिलहाल में इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। और CH4 अगर बनाना है तो बॉन्ड कितने बनाने? 4। तो 4 बॉन्ड तब बनेंगे जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जंप करा देते हैं। मान लीजिए इसको मैंने जंप करवाया और इसको ग्राउंड स्टेट से हमने क्या बना दिया बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बना दिया बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट से इसको हमने बना दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो बेटा अब इसके पास कितने अनपेयर्ड है? 4। जितने अनपेयर्ड उतने बॉन्ड बनाएगा। और अभी बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ रहा है बेटा? साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन आके इससे ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन इससे ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे। इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH4 का। अब जरा एक बात बताना, CH4 के जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना, इन चारों बॉन्ड में
कार्बन का कौन कौन सा ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है? बताइए, पहले बॉन्ड में कार्बन का ऑर्बिटल एस है या पी है बेटा? एस है। तो यहां पर कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? एस। 2s लिख दूं, बल्कि है ना, 2s लिख सकते हैं, 1s 2s 2p कुछ भी जो भी है वो लिख दे, 2s लिख दिया बेटा। इस वाले बॉन्ड में कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 2p। 2p में भी अगर मैं बोलूं तो यहां पर 2px लिख दिया, एक में मैंने 2py लिख दिया और एक में मैंने 2pz लिख दिया, ठीक है ना। ये 4 बॉन्ड में कार्बन जो इस्तेमाल कर रहा है वो लिखा अपन ने। अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने आ रहा है, तो हाइड्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? 1s में। तो यहां पर हाइड्रोजन 1s लेके आएगा, यहां पर हाइड्रोजन 1s लेके आएगा, यहां पर हाइड्रोजन 1s लेके आएगा और यहां पर भी हाइड्रोजन 1s लेके आएगा। मतलब यहां पर जो ओवरलैपिंग होने वाली बॉन्ड बनने में, उसमें एक जगह तो 2s 1s ओवरलैपिंग है, या ऐसा बोलूं ss ओवरलैपिंग है, और एक जगह sp 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 ओवरलैपिंग है। मतलब क्या है कि जो 4 बॉन्ड अपन बना रहे ना, 1 2 3 4, उनमें से कार्बन और हाइड्रोजन की कहानी देखें तो पहले में कार्बन का एस, हाइड्रोजन का एस, दूसरे में पी एस, पी वाई एस और पी जेड और एस ऑर्बिटल आ रहे हैं। बेटा क्या यहां पर ये बॉन्ड सिग्मा है कि नहीं है? सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। सिग्मा का जब भी सिग्मा से कंपैरिजन होता है तो सबसे पहला फैक्टर क्या देखना होता है आपको? शेल नंबर। बेटा अगर शेल नंबर की बात करें तो मुझे बताइए, सबसे पहले आप देख रहे हो तो यहां पर इसका शेल नंबर क्या है बेटा? कार्बन का हर जगह 2 है और हाइड्रोजन का हर जगह शेल नंबर क्या है बेटा? 1 है। बेटा यहां पर अगर आप शेल नंबर देखते हो तो 2 1, बताइए शेल नंबर सबका सेम है या अलग अलग है? बेटा सेम है, 2 1 2 1 2 1 2 1, शेल नंबर सेम है। मान लो अगर शेल नंबर अलग होते तो जिसका शेल नंबर कम होता उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता और जिसका शेल नंबर ज्यादा होता उसका बॉन्ड वीक होता। अगली बात, यहां पर इसके अंदर अगर शेल नंबर सेम है तो दूसरा फैक्टर कौन सा देखते हैं? डायरेक्शनल नेचर। मुझे बताइए ये कौन सी ओवरलैपिंग है? एस एस है ना, और ये तीनों कौन सी ओवरलैपिंग है? एसपी। क्या यहां पर डायरेक्शनल नेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और डायरेक्शनल नेचर आ रहा है तो ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होंगे और जो नॉन डायरेक्शनल वाला है वो बॉन्ड वीक होगा। तो वीबीटी क्या बोलता है? अगर हम वीबीटी लगाते हैं, यहां पर प्योर ऑर्बिटल वाली कहानी लगाते हैं, तो प्योर ऑर्बिटल की कहानी क्या बोलती है कि ये एक बॉन्ड जो है ना कार्बन हाइड्रोजन का, वो कैसा होना चाहिए? वीक। और 3 बॉन्ड कैसे होने चाहिए बेटा? स्ट्रांग। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में कार्बन हाइड्रोजन के मीथेन के अंदर जो चारों बॉन्ड होते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बराबर होती है। और इस बात को हाइब्रिडाइजेशन समझाएगा, लेकिन वीबीटी इस बात को समझा नहीं पा रहा। वीबीटी के हिसाब से तो एक वीक है और 3 स्ट्रांग है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे इसकी दिक्कत को दूर किया वो समझना है। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला? पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? सेंट्रल एटम का। पहली बात है ना, तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? कार्बन का। कार्बन का वापस से कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p2। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट शेल। तो ये कार्बन का अपन ने यहां पर डायग्राम बना दिया, डब्बे वाला डायग्राम, ये बना दिया 2s और ये बना दिया बेटा 2p। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना, है ना। जो पॉइंट्स अभी बोल रहा हूं फिर इन्हीं को अपने को समझना है ना, इनको लिखवाऊंगा बाद में। अब देखो यहां पर क्या मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था कि नहीं किया था? किया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन या इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जरूरी नहीं है, पहली बात। तो यहां पर अपन इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं भेजेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट करते हैं डब्बे, ऑर्बिटल। तो एक बात ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग होती है या फिर ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है? ऑर्बिटल की। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन जहां भी है, अगर 2 भरा है, 1 भरा है, चाहे नहीं भरा है, कैसा भी भरा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना आपको, तो डब्बे को देखना। मुझे बताओ CH4 में अपने को कितने बॉन्ड बनाने बेटा? 4 बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ये। कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग से। 4 ओवरलैपिंग करनी है तो बेटा 4 ओवरलैपिंग कब होगी? ओवरलैपिंग क्यों होती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 4 बॉन्ड बनाने तो मुझे 4 डब्बे चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटा चाहिए। हर डब्बे से एक बॉन्ड बनता है। तो अभी बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने डब्बे दिख रहे हैं आपको? 4 ही तो डब्बे दिख रहे हैं। 1 2 3 4। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन इन चारों डब्बों को निकाल लेता है क्योंकि उसने देखा है कि मेरे सामने बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4। 4 से बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 4 डब्बे चाहिए। तो कार्बन क्या करता है? एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल, एक py ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल उठा लेता है। ये अपने वैलेंस शेल का s px py और pz उठा लिया और इन सबको उठा के उसने किस में डाल दिया? मिक्सर में। एक मिक्सर लिया, s px py pz घुमा दिया, घुमा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जितने जितने
प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सर में गए उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे। इसका मतलब है आपने मिक्सर में कितने प्योर ऑर्बिटल डाले बेटा? 4। 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्सर में डाले तो उतने ही नए क्या बन के आएंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे। अच्छा, प्योर ऑर्बिटल का नाम क्या था? एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसका शेप था स्फेरिकल, डम्बेल वम्बेल जो भी था। ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए ना, इन चारों का स्ट्रक्चर, नाम, ज्योमेट्री वोमेट्री सब कुछ एक जैसा होगा। देखो इसको, ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे वो ऐसे बन के आएंगे। पी में क्या होता है? पी में दोनों लोब क्या होते हैं? बराबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब छोटा होता है और एक लोब बड़ा होता है। तो छोटे वाले लोब को माइनर लोब और बड़े वाले लोब को मेजर लोब कहा जाएगा। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आ गए, चारों एक जैसे होंगे। अच्छा, इन चारों का नाम क्या होगा? इसका नाम एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड होगा या sp3 होगा? क्योंकि आपने 4 को मिक्स किया है और एस के साथ 3 पी मिक्स किए, तो इसका नाम भी होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सुन दिया ना, पहला पॉइंट क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, मिक्सिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कि डब्बा पार्टिसिपेट करता है? डब्बा भी वही पार्टिसिपेट करेगा जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। क्या होगी? लगभग बराबर। जैसे एस और पी मिक्सिंग में गए ना, एस और पी, तो ये वो एस और वो पी जाएंगे जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। ऐसा नहीं कर सकते जैसे अफबाउ रूल पे आइए। अफबाउ रूल क्या बोलता है? 1s 2s 2p 3s 3p है ना, 4s 3d 4p। ये अफबाउ रूल का एनर्जी का सीक्वेंस है। अब मान लो मुझे एस और पी को मिक्स करना है, तो मैं वही एस और पी मिक्स करता हूं जो लगभग आसपास होंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एस तो मैंने ये ले लिया और पी मैंने ये ले लिया और मैं सोचूं कि इनको मिक्सर में डाल के मिक्स कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही ऑर्बिटल मिक्सर में जाते हैं, मिक्सिंग में जाते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, मतलब आसपास वाले ही ऑर्बिटल जाते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर हमने जब लगभग सेम एनर्जी वाले प्योर ऑर्बिटल को मिक्सर में डाला, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए। इनकी एनर्जी लगभग बराबर थी, लेकिन इनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। ये आपस में जो बन गए ये तो बराबर बन के आए। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए ना, ये स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बना के आएंगे। ये जो 4 डब्बे बने, ये 4 डब्बे, यहां 2 बन सकते, 3 बन सकते, 4 बन सकते, तो डिपेंड करेगा। 2 मिक्सर में डाले होते तो 2 बनते, 3 मिक्सर में डाले होते तो 3 बनते, 4 मिक्सर में डाले होते तो 4 बनते। ये जितने भी डब्बे बन के आएंगे, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, अपने सिलेबस में 2 से लेकर 7 तक चलेगा। ये स्पेस में पहले से एक अरेंजमेंट बना के आएंगे। क्या बना के आएंगे? अरेंजमेंट। और उस अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्या बोला जाएगा उसको? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मतलब ये जो 4 का अरेंजमेंट होता है ना, सबका अरेंजमेंट अलग अलग होगा। इन 4 का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कहलाता है टेट्राहेड्रल। ये 4 का जो अरेंजमेंट बन के आता है वो ऐसा अरेंजमेंट बन के आता है। इस अरेंजमेंट में मैंने सिर्फ इनके ये जो बड़े वाले लोब्स हैं वो दिखाए हैं, इसी के जस्ट ऑपोजिट इनके छोटे लोब्स होंगे ना। इसके ऑपोजिट इसका छोटा लोब, इसके ऑपोजिट इसका छोटा लोब, इसके ऑपोजिट इसका छोटा लोब। पर अपन मेनली किसको दिखा रहे हैं? बड़े वाले लोब्स को। अब एक बात बताओ, इस डब्बे का नाम क्या है? sp3 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 sp3। सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन। कार्बन ने 4 डब्बे तैयार करे और चारों डब्बों के ये सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन है ना। कार्बन बीच में बैठ गया 4 जगह बना के कि आओ 4 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन ने देखा 4 हाइड्रोजन आने थे, 4 हाइड्रोजन आने थे, तो 4 डब्बे चाहिए थे। 4 डब्बे उसने मिक्स करके, क्यों मिक्स क्यों किया? उसने देखा कि भेदभाव हो रहा था। इधर वीक बॉन्ड बना रहा था, इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन ने बोला काहे का भेदभाव, सबके साथ एक जैसा बॉन्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो कार्बन ने तैयारी कर ली कि भैया सबके साथ एक जैसा बॉन्ड बनाने के लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूं। अब आओ जिसको बॉन्ड बनाना आते जाओ। बॉन्ड बनाने के लिए कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन। पर अब हाइब्रिडाइजेशन इतना ही था, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया खत्म, हाइब्रिडाइजेशन खत्म है। अब जो हम पढ़ेंगे ना वो ओवरलैपिंग है। क्या है? ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग क्यों होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने? 4। अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मिक्सिंग था ही नहीं। पर कार्बन ने देखा कि मुझे 4 बॉन्ड बनाने, तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब कार्बन क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़े हुए थे इनको उठा लिए उसने। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 3 4। इन इलेक्ट्रॉन को उठाया, एक को यहां रखा, एक को यहां रखा, एक को यहां रखा, एक को यहां रखा। क्यों रख दिया सबको अलग अलग? क्योंकि उसको पता था कि मुझे 4 बॉन्ड बनाने, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। मान लो उसने पोजीशन बनाई होती 4 और बॉन्ड बनाते होते 3, तो 3 ही अनपेयर्ड रखता। जितने बॉन्ड बनाने उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आगे सुनो, बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम कौन आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन आया,
तो हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एस में, 1s1। अगला हाइड्रोजन, एस का शेप होता है स्फेरिकल, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आया, एक हाइड्रोजन यहां पर आया, एक यहां पर आया, और एक हाइड्रोजन यहां पर आके इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली। अब मुझे बताओ, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें कार्बन के जो ब्लू वाला ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस, पी एक्स, पी वाई, पीजेड या sp3? इसका नाम है sp3। और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो कौन है? एस। यहां पर अगेन कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s, और कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। अब जरा चारों ओवरलैपिंग को देखो, क्या चारों ओवरलैपिंग सेम है या अलग अलग है? बेटा सेम है, हर जगह sp3s, 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 जबकि यहां पर ओवरलैपिंग अलग अलग थी, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ अलग थी। लेकिन अगर चारों ओवरलैपिंग सेम है तो चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? सेम। और ये बात वीबीटी नहीं समझा पा रहा था कि CH4 के चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर कैसे है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने समझा दिया कि चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी बेटा? इक्वल। और इसीलिए पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में हम कभी भी प्योर ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसको यूज करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन को, या फिर क्या बोलेंगे उसे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये जितनी भी बातें अपन ने सीखी है, इसको अपने को स्टेटमेंट के फॉर्म में 1 बाय 1 लिखना है। तो पहले हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको समझा दिया गया है, क्या है क्या नहीं है, पैराग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है, उसको हमने यहां पर बस डिस्कस कर लिया। ठीक है, हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन और लिखना स्टार्ट करें अब। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया अपन ने, इसको लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वीबीटी क्यों फेल हुआ था, वो डिस्कस किया बस अपन ने ना। अब हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालें और लिखना स्टार्ट करें। पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ the process of intermixing of the process of intermixing of pure atomic orbitals, the process of intermixing of pure atomic orbitals of almost equal energies, the process of intermixing of pure atomic orbitals of almost equal energies, almost equal energies to produce hybrid orbitals, to produce hybrid orbitals of equivalent energies and shape, hybrid orbitals of equivalent energies and shape। ठीक है ना, यहां तक लिख लिया? चले, अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप वाली। अब इसके बाद पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं 1 बाय 1, जो भी बातें आपको बताई गई कि भाई मिक्सिंग में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जरूरी नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है कैसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता है, डब्बों का यूज होता है, वो सारी बातें अब हम लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड, number of hybrid orbital formed are equal to number of hybrid orbital formed are equal to number of hybrid orbital formed are equal to the number of pure atomic orbitals is equal to the number of pure atomic orbitals is equal to the number of pure atomic orbitals participating in number of pure atomic orbitals participating in hybridization, participating in hybridization। क्या मतलब हुआ बेटा इस पॉइंट का? कि जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, उतने ही नए क्या बनेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, promotion of electron, promotion of electron is not a necessary condition for hybridization, promotion of electron is not a necessary condition for hybridization, promotion of electron is not a necessary condition for hybridization। मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट लिखें, in hybridization
intermixing of orbitals take place in hybridization. Intermixing of orbitals take place, not the mixing of electrons. Intermixing of orbitals take place, not the mixing of electrons. Therefore, fulfilled orbital, comma, half-filled orbital or vacant orbital all can participate in hybridization. Fulfilled orbital, half-filled orbital or vacant orbital all can participate in hybridization. All can participate in hybridization. चलिए, है ना। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लिखिएगा, hybrid orbital is represented as ठीक है, जो डायग्राम बने हुए ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में, छोटा लोब बड़ा लोब, एक डायग्राम बना लो कोई भी, माइनर लोब मेजर लोब, एक छोटा लोब बना लो, एक बड़ा लोब बना लो, ठीक है। छोटे वाले लोब को नाम दिया जाएगा माइनर लोब और बड़े वाले लोब को नाम दिया जाएगा बेटा मेजर लोब। माइनर लोब, मेजर लोब, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये माइनर लोब और मेजर लोब की जो कहानी है ना, इसको समझते पहले देखो आप इसमें ध्यान से। बेटा जब पी ऑर्बिटल अपन बनाते हैं तो पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? बराबर बनता है दोनों तरफ से। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब क्या बनता है बेटा? छोटा, और एक लोब क्या बनता है बेटा? बड़ा। इसको जरा ध्यान समझना। एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड अगर बनाना है तो बताइए एक से एक टकराएगा या दो से दो टकराएगा बेटा? एक से। तो बेटा ये जो पी ऑर्बिटल में दो लोब है ना, जब सिग्मा बॉन्ड बनाना तो एक ही यूज होगा, दूसरा क्या है? वेस्ट है। तो क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन की इसकी जो डेंसिटी है ना वो भी यहां ट्रांसफर कर। तो इसकी डेंसिटी जब यहां ट्रांसफर होती है तो ये वाला लोब छोटा हो जाता है और ये वाला लोब बड़ा हो जाता है। अब क्यों ऐसा हुआ? इसको अपन ने बोला माइनर लोब और इसको क्या बोला बेटा? मेजर लोब, ठीक है। तो माइनर लोब और मेजर लोब की अगर बात करें तो बेटा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक ही लोब का इस्तेमाल होगा, तो बेटा जो मेजर लोब है ना वही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। इससे फायदा क्या होता है बेटा? जब आप ओवरलैपिंग कराते हो तो अगर ये लोब छोटे हैं तो बेटा इसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर इसका लोब बड़ा है तो ओवरलैपिंग का जो रीजन आएगा वो कंपैरेटिवली क्या आएगा? ज्यादा। और अगर ओवरलैपिंग का रीजन ज्यादा है तो बॉन्ड इसके मुकाबले इससे बनने वाला बॉन्ड क्या बनेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये बातें अब हमको डिस्कस करनी है, ठीक है ना। ये जो आपने मेजर लोब माइनर लोब बनाए ना, इस मेजर लोब के बाजू में लिख लेना पार्टिसिपेट्स इन ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है मतलब ओवरलैपिंग करवानी है, और ओवरलैपिंग करवाने के लिए आपको किसी एक ऑर्बिटल या किसी एक लोब की जरूरत पड़ेगी, और ओवरलैपिंग का काम यहां पर कौन करेगा? मेजर लोब कर रहा होगा, पार्टिसिपेट्स इन ओवरलैपिंग, ठीक है। लाइन चेंज करके अगला जो पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए? 3-4 हो गए ना? 4 हो गए। अगला पॉइंट बना के लिखे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय hybrid orbital, the bond formed by hybrid orbital is more stable as compared to the bond formed by pure orbital. The bond formed by hybrid orbital is more stable as compared to the bond formed by pure orbital. तो प्योर ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड के मुकाबले हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगला पॉइंट लिखें, in hybridization the orbitals of valence shell can participate. In hybridization
द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, तो हमने ये जो जितने भी पॉइंट्स वगैरह लिखे ना, अभी इस पॉइंट में सारी बातें आपको बता दी गई हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या बोला था, हाइब्रिडेशन किसका होता है बेटा, सेंट्रल एटम का। हाइब्रिडेशन में प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही क्या बन के आएंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा, एक माइनर लोब होगा, एक मेजर लोब होगा। मेजर लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इससे बनने वाला बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कि डब्बा पार्टिसिपेट करता है, डब्बा पार्टिसिपेट करता है, और वो डब्बे वैलेंस शेल के होने चाहिए। ये सारी बातें अब हम लोगों ने पोस्टुलेट में लिख ली है। अब एक बात देखें, अब हमें अगर पता करना है, जैसे अभी CH4 जब अपन ने एग्जांपल लिया था ना, तो CH4 में हमने कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स किए बेटा, 4। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स करने? ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 4 ही मिक्स होंगे, कभी 2 मिक्स होंगे, कभी 3 मिक्स होंगे, कभी 4 मिक्स होंगे। तो उसे पता कैसे करते हैं? तो उसे पता करने के लिए हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, और वो वैल्यू किसकी होती है बेटा, H की। H जो होता है ना, H को बोला जाता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर इसको स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हैं, दो नाम होते हैं इसके। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दे या फिर स्टेरिक नंबर बोल दे। अगर इस H को निकाला कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा कि H का वैल्यू 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है? मान लो कभी H का वैल्यू 2 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। H का वैल्यू 2 होने का मतलब है 2 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे, और 2 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में जाके 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर H का वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ऑर्बिटल मिक्सर में डालने हैं, और वो तीनों मिक्स होके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। H का वैल्यू 4 होने का मतलब 4 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और 5, 6, 7 होने का मतलब 5, 6 या 7 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में डालेंगे, और उतने ही नए क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान से देखें, निकालते कैसे? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। पहले एक काम करें, जो बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा हुआ इसको नोट डाउन करें, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। इसमें से जो पहला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वो तो आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार सुन लिया होगा। सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे क्या अप्लाई करते हैं वो भी देखते हैं। दोनों से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, एक ही क्वेश्चन को दोनों से सॉल्व करेंगे, ताकि आप में से जिसको जो पॉइंट्स ठीक लगता है या आपको जिसमें कंफर्टेबल रहते हैं फर्स्ट या सेकंड में से, उससे आप कर सकते हैं। चलिए बेटा ना, ये जो दोनों फॉर्मूले अभी हम लोगों ने लिखे ना, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है, आइए उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसमें क्या है, पहले जो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है, उसमें तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं
और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन अभी अपन बाद में करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, कम से कम ये दो टर्म्स से अपन वाकिफ होते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ना, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये दूसरे वाले फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा बेटा, हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। इसमें किसका क्या मीनिंग है वो लिख दिया गया है। v का मतलब क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मुझे बताइए, अगर सेंट्रल एटम ग्रुप 1 का है, सेंट्रल एटम अलग अलग हो सकता है ना, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17। तो बेटा ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, ग्रुप 2 के 2, ग्रुप 13 के 3, 14 के 4, 15, 5, 6, 7, 8, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, एम का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कहने का मतलब क्या है बेटा, ऐसे सराउंडिंग एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो। मोनोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले साइड एटम। बेटा हाइड्रोजन जब भी साइड एटम में आता है कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब भी साइड एटम में आएंगे कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं उनमें से अगर किसी की एक वैलेंसी खाली है, जैसे अल्काइल ग्रुप, कभी भी अल्काइल ग्रुप आता है तो उसकी एक वैलेंसी खाली होती है, कभी भी अल्कोहल ग्रुप आता है एक वैलेंसी खाली होती है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसकी एक वैलेंसी खाली होती हो या जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोनोवैलेंट साइड एटम। जनरली आपको हाइड्रोजन और हेलोजन देखने को मिलेगा अपने सिलेबस में। बेटा सी का मतलब क्या बोला है, चार्ज ऑन कैटायन, और ए का मतलब क्या बोला गया बेटा, चार्ज ऑन एनायन। ध्यान से देखिएगा, कैटायन पे जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा NH4+, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है और साइड एटम कौन है बेटा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो अभी जरा H इज इक्वल टू हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस से लगाएंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कैसे पता चला 5 है, ग्रुप 15 का मेंबर है, ठीक है। यहां पर बताइए हाइड्रोजन जो है साइड एटम है कि नहीं है बेटा, है। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम है या नहीं है बेटा, है। तो हाइड्रोजन कितने बेटा, 4। तो 5 + 4। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है बेटा, है। तो चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैटायन वाला चार्ज हो सकता है या एनायन वाला। कैटायन पे कैसा चार्ज आता है, प्लस। प्लस वाले चार्ज को हमेशा माइनस करना है, उल्टा करना है। पॉजिटिव चार्ज को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और नेगेटिव चार्ज को हमेशा ऐड किया जाएगा। ऐसा क्यों किया, इस पे प्लस आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आया कि गया, गया, गया। और माइनस जब आता है किसी के ऊपर उसका मतलब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन आया इसलिए उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर H का वैल्यू कितना आएगा, 4। H का वैल्यू 4 होने का मतलब है 4 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में डालने हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। खैर अभी इस पर डिटेल में बाद में डिस्कशन होगा। अब ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम लोग यहां पर कुछ एक टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं। छोटा सा एक टेबल है कि भाई मान लो H का वैल्यू 2 आया कि 2 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में गए और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो उसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए H मतलब स्टेरिक नंबर की बात हो रही है। स्टेरिक नंबर क्या होने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपने नाम सुन रखे होंगे sp, sp2, sp3, sp3d वगैरह वगैरह। तो उन हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी कि किस H की वैल्यू के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन में वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे 2, 3, 4, 5 जो भी बन के आएंगे, मैंने बोला था उनका स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बन के आता है और उस अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी और इस ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एस का कौन सा ऑर्बिटल होगा, px होगा कि py होगा कि pz होगा, ये सारी बातें हमें यहाँ डिस्कस करनी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बेटा आप H की वैल्यू बताओ। H क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेगा, जब मिक्सिंग होगी कि नहीं होगी बेटा, होगी। और मिक्सिंग होनी है तो बताइए H का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2। कम से कम 2 ऑर्बिटल तो मिक्स होने ही चाहिए। तो बेटा H का जो न्यूनतम वैल्यू है ना, जो मिनिमम वैल्यू है ना, जहां से अपन शुरू करेंगे वो 2 होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अपने को समझना अपने सिलेबस में। जब भी H का वैल्यू 2 होगा इसका मतलब 2 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में गए, और 2 प्योर ऑर्बिटल जब मिक्सर में गए तो उनमें से पहला ऑर्बिटल s होगा और दूसरा ऑर्बिटल p होगा। तो जब भी H का वैल्यू 2 आएगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब भी H का वैल्यू 3 होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। देखो S एक ही होता है, आप इतना जानते हैं। S में जब डब्बा बनाते हैं तो एक ही डब्बा होता है, P में जब डब्बे बनाते हैं तो 3 होते हैं, D में जब डब्बे बनाते हैं तो 5 डब्बे होते हैं। तो जब 2 डब्बे मिक्सर में जाएंगे तो ये दोनों होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, sp। जब 3 डब्बे जाएंगे तो ये 3 होंगे, 1, 2, 3, तो नाम क्या बनेगा, sp2। जब ये 4 जाएंगे 1, 2, 3, 4 तो नाम क्या हो जाएगा, sp3।
फिर 5 जाने होंगे तो नाम बन जाएगा sp3d, 6 जाने होंगे तो नाम बन जाएगा sp3d2, 7 जाने होंगे तो नाम क्या बन जाएगा sp3d3। तो आइए वही नाम लिख रहे हैं, जब भी h का वैल्यू 2 होगा हाइब्रिडेशन sp3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, sp3 कहने का मतलब 1s 3p, टोटल कितने हो गए 4। यहां पर नाम बोलिए sp4, sp4, sp3d2 और sp3d3, ये तो नाम हो गया इनका, ठीक है ना। अब इसमें मतलब क्या हुआ कि मिक्सर में 2 प्योर ऑर्बिटल डाले और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए। अब वो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए या 3 बन के आए या 5 बन के आए या 7 बन के आए, वो स्पेस में पहले से एक अरेंजमेंट बना के आएंगे और उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, उसकी ज्योमेट्री। तो बेटा 2 का जो अरेंजमेंट स्पेस में बन के आता है वो होता है लीनियर, 3 का आता है ट्राइगोनल प्लेनर, 3 का बन के आता है ट्राइगोनल प्लेनर, 4 का क्या बनेगा टेट्राहेड्रल, 5 का बनेगा बेटा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है ना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, शॉर्ट में इसको TBP भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। 6 का जो अरेंजमेंट बन के आएगा वो अरेंजमेंट क्या बन के आएगा बेटा स्क्वायर बायपिरामिडल, स्क्वायर बायपिरामिडल, और स्क्वायर बायपिरामिडल को कभी कभार ऑक्टाहेड्रल भी कह दिया जाता है। अगला जो आ रहा है दिस इज पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, ठीक है। अब अगर इन नामों के अलावा हम लोग यहां पर ऑर्बिटल्स की बात करें, ध्यान सुनना, तो बेटा कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज आएगा मुझे बताइए। इसका नाम क्या है sp, sp का मतलब एक s होगा और एक p होगा। s में तो एक ही डब्बा होता है तो s तो s ही लिख दिया, पर p में 3 डब्बे होते हैं, px भी होता है, py भी होता है और pz भी होता है। उन 3 में से हमें कितना यूज करना है, एक, तो वो एक कौन होगा, कोई भी हो सकता है। s के साथ px आ सकता है, s के साथ py आ सकता है और s के साथ pz भी आ सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि s के साथ px लेना है या s के साथ py लेना है कि s के साथ pz लेना है। तो ध्यान सुनना, एग्जाम में आपको कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। जैसे मान लो बोला जाता है कि ये जो लीनियर डायग्राम बन रहा है ये अलोंग द एक्स एक्सेस बन रहा है, इसका मतलब आपको px लेना है। अलोंग द y एक्सेस बन रहा है मतलब py, और अलोंग द z एक्सेस मतलब pz। तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि क्या एक्सेस है, ठीक है ना। ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर s के साथ 2p है, तो बेटा वो 2p कोई भी 2p हो सकते हैं, px py भी हो सकते हैं, या s के साथ py pz भी हो सकते हैं, या s के साथ px और pz भी हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि px py है कि py pz है या pz px है, कैसे पता चलेगा, क्या दिया रहे, वही तो पूछ रहे, एक्सेस नहीं प्लेन देगा इस बार। क्या देगा, प्लेन, क्योंकि 2 एक्सेस चाहिए ना, पहले वाले में अकेली एक्सेस थी तो इसीलिए वहां पर एक्सेस देता। यहां पर आपको 2 एक्सेस चाहिए, या तो xy चाहिए या yz चाहिए या zx चाहिए, तो 2 एक्सेस चाहिए मतलब 2 डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए मतलब प्लेन चाहिए होगा। तो आपको अगर बोलता है कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है ये अलोंग द xy प्लेन बन रहा है, इसका मतलब है आपने px py लिया है। अगर बोलता है कि ट्राइगोनल प्लेनर xz प्लेन पे बन रहा है, इसका मतलब है s के साथ px और pz लिया होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में आते हैं बेटा, s के साथ कितने ऑर्बिटल आ रहे, 3, तीनों ऑर्बिटल मतलब तीनों p के डब्बे आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने sp sp2 sp3 में कौन कौन से डब्बे आते हैं वो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अब यहां पर आते हैं sp3 में, देखो sp3 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 कॉमन है, तो यहां पर s के साथ px py pz तो आएगा ही आएगा, यहां पर भी s के साथ px py pz तो आएगा ही आएगा, और यहां पर भी s के साथ px py और pz तो आएगा ही आएगा। अब आगे की कहानी समझते हैं डी के बारे में। मुझे बताइए सबसे पहले वाले में आपको कितना डी चाहिए, 1, अगले में चाहिए 2, अगले में चाहिए 3। इसके नाम में क्या बाय पिरामिडल दिख रहा है आपको, क्या अगले वाले के नाम में भी बाय पिरामिडल दिख रहा है, और क्या अगले वाले के नाम पे भी बाय पिरामिडल दिख रहा है। एक बात ध्यान सुन ले, अगर किसी भी ज्योमेट्री के नाम में बाय पिरामिडल आता है, क्या आता है, तो उसमें dz² होगा ही होगा। कौन होगा, इसका मतलब है यहां पर एक ही डी है और बाय पिरामिडल आ रहा है, मतलब वो डी कौन सा होगा बेटा, dz²। जहां भी नाम में बाय पिरामिडल आता है ना वहां पर dz² होगा ही होगा।
इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल यूज करते हो, डी में तो 5 डब्बे होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो ये डी कौन सा होता है? जैसे अपन यहां पर पी एक्स भी इस्तेमाल कर सकते थे, पी वाई भी कर सकते थे, पी जेड भी कर सकते थे, तो क्या यहां पर मैं डी एक्स वाई भी यूज कर सकता हूं, डी वाई जेड भी यूज कर सकता हूं, कोई भी यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, यहां पर फिक्स है कि आपको ट्राइगोनल बायपिरामिडल में डी जेड स्क्वायर ही यूज करना पड़ेगा। मुझे बताइए अगले वाले में कितने डी आ रहे हैं बेटा? 2। क्या नाम में बाय पिरामिडल है कि नहीं है बेटा? है, तो डीजेड स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अगला ऑर्बिटल कौन आएगा बता सकते क्या? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले स्क्वायर वाले आएंगे क्योंकि ये स्क्वायर वाले वो ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तीसरा वाले में वापस से जो पहले आ चुके हैं वो तो आएगा ही आएगा, और इसके अलावा यहां पर जो अगला ऑर्बिटल आएगा वो कौन आएगा बेटा? डी एक्स वाई। तो ध्यान रखना डी वाले ऑर्बिटल फिक्स होते हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में डीजेड स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर बायपिरामिडल में डीजेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा, और जब 3 डी आने तो डीजेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ही आएगा। ये फिक्स है। पहले ये टेबल बना लीजिए, फिर इसका आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
चलो बेटा ना, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो सारा टेबल हम लोगों ने बनाया, इन सारे गैसेस को एक एक करके हमें डिस्कस करना है डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप हमें पढ़ना है वो टाइप आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन से शुरुआत करेंगे। पहले डेफिनेशन बोलूंगा, डेफिनेशन लिखना है आपको, बाकी उसके आगे जो जो बातें लिख रही वो मैं यहां पर पहले से इंडिकेट कर दे रहा हूं। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो आपके सामने चल ही रहा है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आए चाहे ना आए, पर इसका यूज हर जगह आएगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं उन सारे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ने ही वाली होती है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। डेफिनेशन बोल रहा हूं एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, लिखिएगा व्हेन वन एस ऑर्बिटल intermixes with when one s orbital intermixes with one p orbital, when one s orbital intermixes with one p orbital to produce two new sp hybrid orbital, to produce two new sp hybrid orbital, then the hybridization is known as sp hybridization. Then the hybridization is known as sp hybridization. चलिए ना, अब इसका मीनिंग समझते पहले तो। ये जो भी अभी आपके सामने लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, लिखना बंद कर दें, यहां पर समझे। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल दिया गया और एग्जाम्पल क्या दिया गया बेटा, BeF2। क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा BeF2 का पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो फॉर्मूले हमने लिखे। एक लिखा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और एक क्या लिखा है बेटा, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सिग्मा प्लस लोन पेयर से समझते हैं इसको। बेटा बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। साइड एटम कौन आ रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल। तो बेटा एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा। मुझे बताइए यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, दो। और बेरिलियम जो कि सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर कितना है बेटा, 0, कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2। जब भी H का वैल्यू 2 आएगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। ठीक है, और इसका ज्योमेट्री कैसा बनना चाहिए, लीनियर। तो अपन ने ये निकाल लिया कि H का वैल्यू 2 कैसे निकलेगा। अभी इसको हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A से करते हैं। बेटा बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। V प्लस M, M का मतलब क्या था, मोनोवैलेंट साइड एटम। मोनोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले साइड एटम। अब मुझे बताओ ये जो फ्लोरीन है क्या ये सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम है या नहीं बेटा, है। तो यहां पर आप करेंगे से हाफ 2 प्लस 2 और सॉल्व करने पर आंसर अगेन 2 आ जाएगा। और जब भी H का वैल्यू 2 आएगा इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आएगा बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, कोई भी px py pz मिक्सर में गए और मिक्सर में होके मिक्स होके उन्होंने दो क्या बना दिया बेटा, sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो दो ऑर्बिटल बन के आए ना, ये स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बना के आएंगे। उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और ये दोनों का जो अरेंजमेंट बन के आता है वो कैसा बन के आता है, लीनियर। लीनियर कहने का मतलब मान लो सेंट्रल एटम ए है, ठीक है, जैसे बेरिलियम है तो ए मान लो अभी उसको, तो उसका एक ऑर्बिटल तो यहां बनेगा और एक ऑर्बिटल यहां बनेगा, ऐसे एक लाइन में बनेगा। तो एक ऑर्बिटल यहां बनेगा, एक ऑर्बिटल यहां बनेगा, और इधर से साइड एटम आके ओवरलैपिंग करेगा और इधर से साइड एटम आके ओवरलैपिंग करेगा। और क्योंकि ये लीनियर है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्योंकि इसमें मिक्स्ड कैरेक्टर आए होंगे, एस का भी कैरेक्टर आया होगा, पी का भी कैरेक्टर आया होगा, तो कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है और कितना परसेंट पी कैरेक्टर है, तो मेरे हिसाब से परसेंटेज निकालना आता होगा कि 50% एस कैरेक्टर आएगा और 50% पी कैरेक्टर आएगा। तो ये पूरा इसका टेबल बन के आ जाता है। अब एक बात ध्यान दें, इसी को
इसी को हम लोग यहां पर समझ रहे हैं थोड़ा और डिटेल में, ध्यान से देखते आना, ध्यान समझते आना। बेटा ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे बेटा? दो। कितने पोजीशन तैयार करे? दो। वो दो पोजीशन कैसे तैयार करे, ध्यान सुनना। बेरिलियम का एक मेजर लोब और इधर माइनर लोब, और दूसरा मेजर लोब और इधर माइनर लोब। इस मेजर लोब का माइनर लोब इधर बना दिया और इस मेजर लोब का माइनर लोब इधर बना दिया। तो वो जो दो ऑर्बिटल अभी अपन ने यहां बनाए थे ना, वो दो ऑर्बिटल स्पेस में ऑटोमेटिकली ऐसा अरेंजमेंट बना के आते हैं। इसका नाम क्या है? sp। इसका नाम क्या है? sp। अब बेरिलियम ने देखा कि बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन आ रहे? दो। मतलब दो बॉन्ड बनाने। दो बॉन्ड कब बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी होती है। मतलब बेरिलियम के जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को बेरिलियम यहां रख देता है अनपेयर करके, और एक इलेक्ट्रॉन को यहां रख देता है। क्या बेरिलियम अब दो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है या नहीं है बेटा? है। अब बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एस में या पी में? पी में। 2p5 होता है ना। तो फ्लोरीन अपना ऑर्बिटल लेके आ रहा है अनपेयर्ड वाला, और फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? पी में। पी का शेप कैसा होता है? डंबल। तो एक फ्लोरीन ने यहां से अपना अनपेयर्ड लाके पेयरिंग करी, और एक फ्लोरीन ने यहां से अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाके ओवरलैपिंग करके क्या कर लेता है बेटा? पेयरिंग कर लेता है। और इस तरह से बॉन्ड बन जाता है कौन सा बेटा? BeF2 का। अब मुझे बताओ, यहां पर ये जो ब्लू पोर्शन और येलो पोर्शन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है बेटा? sp। बेरिलियम का कौन सा है? sp। और फ्लोरीन का ऑर्बिटल कौन सा है बेटा? p। फ्लोरीन का ऑर्बिटल कौन सा है बेटा? p। तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोला जाएगा बेटा? sp-p ओवरलैपिंग। और इसे भी क्या बोला जाएगा बेटा? sp-p ओवरलैपिंग। और जरा ध्यान से देखिए, याद करिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसके अंदर? डायटोमिक में या पॉली एटॉमिक में? पॉली एटॉमिक में। तो पॉली एटॉमिक में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें SS sp या pp नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल वाला केस मिलेगा। तो ये पूरा इसका डायग्राम बनता है। एक और बात समझे, इसका एक इसका स्ट्रक्चर समझे। देखो, जो प्योर ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेरिलियम ने अपने आसपास कितने पोजीशन तैयार करे? दो। मान लो ये सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसको समझते जाना और 3D में इमेजिन कर लेना, क्योंकि ये सब काम आएगा आगे, है ना। सेंट्रल एटम यहां पर है, उसने आसपास अपने एक इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, एक इधर बनाया। साइड एटम कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन आके यहां ओवरलैप कर रहा है, फ्लोरीन आके यहां ओवरलैप कर रहा है। क्या ये एक सीधी लाइन बन रही कि नहीं बन रही बेटा? बन रही है। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या बन गया बेटा? लीनियर। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो बन के आया है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? ये हर बार पूछा जाएगा आपसे, जितने भी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। मुझे बताइए, क्या ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? प्लेनर। क्या सारे एटम एक प्लेन पे हैं या नहीं है बेटा? है। तो ये क्या कहलाएगा? प्लेनर। अच्छा, प्लेनर है या इवन अगर नॉन प्लेनर हुआ तो भी एक क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। मुझे बताइए, इसमें ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? प्लेनर। तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन? तीन। सेंट्रल एटम है ना, इधर से फ्लोरीन आया, इधर से फ्लोरीन आया, इधर कौन है बेटा? बेरिलियम। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हो जाएंगे बेटा? 3। नोट डाउन कर ले इसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। तो कभी ये नाम आ जाए डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा आपको पता है तो पता है, वरना आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन नाम सबने सुना होता है, बट एनसीईआरटी में डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब अपने को आता सब था हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन अपने को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता था। तो आप वहां पर खुद को बेबस, लाचार पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें, इसको बोलते हैं डायगोनल हाइब्रिडेशन। डायगोनल बोलने के पीछे रीजन, हाँ, ये डायगोनली ऑपोजिट है 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री का जब एंगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए इसको डायगोनल हाइब्रिडेशन भी बोलते हैं।
चलिए बेटा ना, अब ये पहला वाला जो टाइप अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पे। और सेकेंड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है बेटा, वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हमने एक बार डेफिनेशन लिख लिया, समझ लिया है। देखो एक बात बताओ, sp2 होने का मतलब कितना s ऑर्बिटल मिक्स होगा, एक, और दो p, टोटल कितने ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे, तीन, और तीन नए क्या बन के आएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन तीनों का स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा, बन के आएगा। और उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी बेटा। यहां पर टोटल तीन डब्बे हैं, तीन में से एस एक है तो 1/3 मतलब 33% एस कैरेक्टर, और दो पी है मतलब 2/3 दैट इज 66.7% पी कैरेक्टर आ जाएगा। तीन का जो अरेंजमेंट स्पेस में बन के आता है, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, सेंट्रल एटम ए अपने आसपास तीन पोजीशन तैयार करेगा, तीन साइड एटम आके इससे ओवरलैपिंग करेंगे। जरा इसको ध्यान से देखें, ट्राइगोनल प्लेनर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा अगर इन तीनों वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, और ये एक प्लेन पे होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका बॉन्ड एंगल आइडियल कंडीशन में कितना होता है बेटा, 120 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 120 डिग्री। और बताइए 120 डिग्री के कितने एंगल है इसके अंदर, तीन, एक, दो, तीन। तो यहां पर वो भी हम लिख दे रहे हैं कि 120 डिग्री के कितने एंगल्स है बेटा, तीन एंगल्स यहां पर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में मान लो मैंने लिख दिया BF3 या मैंने लिख दिया बेटा BCl3 एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं BCl3 के रिस्पेक्ट में आपको समझाता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। मान लो एग्जाम में आपको दे गया बेटा BCl3, ठीक है, और बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तीन, क्योंकि बोरॉन ग्रुप 13 का मेंबर है, इसलिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तीन। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता बेटा, बनाता है। तो तीन क्लोरीन आए तो तीन सिंगल बॉन्ड बने, मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड तीन है, लोन पेयर जीरो है, तो बेटा H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, इसके अलावा H इज इक्वल टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस लगाएं, तो बेटा बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम है या नहीं बेटा, है, तो 3+3, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इसका भी आंसर 3 आएगा। जब भी H का वैल्यू 3 आएगा, इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब यह हुआ कि बोरॉन ने, ध्यान सुनना, बोरॉन ने अपने आसपास बोरॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के लिए तीन ऑर्बिटल तैयार करे, और वो तीन ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में आ गए। इस ऑर्बिटल का नाम बताओ क्या होगा, sp2। इसका नाम तीनों है, और तीनों का नाम क्या है बेटा, sp2। अब बोरॉन को तीन क्लोरीन से बॉन्ड बनाने तो तीन इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो बोरॉन के जो तीन इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, और साइड एटम जो आ रहा है बॉन्ड बनाने, वो कौन आ रहा है बताइए, क्लोरीन। क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, p ऑर्बिटल में। तो बेटा एक क्लोरीन आएगा p ऑर्बिटल लाके यहां ओवरलैप करेगा, एक क्लोरीन आएगा p ऑर्बिटल लाके यहां ओवरलैप करेगा, और एक क्लोरीन p ऑर्बिटल लाके यहां ओवरलैप करेगा। ये डायग्राम बन के आता है। इस डायग्राम को अपन जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या शॉर्ट में अगर अपन इसको बनाए तो अपना रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस तरह से, BCl3। और बेटा यहां पर एक बात बताओ, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग में जो ब्लू कलर का ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, sp2, और क्लोरीन का ऑर्बिटल कौन है बेटा, p। तो यहां होने वाली ओवरलैपिंग कौन सी है बेटा, sp2p। यहां पर भी sp2p ओवरलैपिंग, और यहां पर भी sp2p ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर से देख ले, मुझे बताइए ये BF3 डायटोमिक है या पॉली एटॉमिक है बेटा, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल से होगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर देख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, ये माइनस नहीं डैश है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। नोट डाउन कर ले, इसे आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, अरे ये क्या लिखा है, मैथ्स नहीं पढ़ी तूने बचपन में, मैथ्स पढ़ी बचपन में कि नहीं पढ़ी, अरे उसके बाद ही तो पूछ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी तूने बचपन में, एंगल, ठीक है, कट एंगल को जानता है, दिखाई नहीं दे रहा कट एंगल,
कौन है कर्ट एंगल? कौन है कर्ट एंगल? कौन है? वाह, तेरे को 101 तोपों की सलामी। पढ़ाई को लेके सीरियस है? आज घर पे जाना, नेट पे सर्च करना, हु इज कर्ट एंगल, साइंटिस्ट। बहुत। तो इस साल का नीट हो चुका है, अब अगले साल के लिए तैयारी कर दें, चालू कर दें, ठीक है। अब ऑफिशियल समय आपका शुरू हो चुका है। किससे? इस चैप्टर से? पीरियोडिक से एक आया तो है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन ही ना पता चले तो फिर कितना ही पढ़ लो, क्या करेंगे। हाँ। क्या? कर्ट एंगल, हाँ। ई ब्लॉक से भी आएगा। पिछले चैप्टर से वो आए तो है, रेडियस वाला क्वेश्चन। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ल्यूइस, इससे तो आ गया ना। इससे वो हाइपरवेलेंट हाइपोवेलेंट आ गया, कौन ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा। फिर एक आ गया BF3 लुइस एसिड है कि नहीं है। अभी तक तो जितना पड़ा उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए। एक वो 18+2 इलेक्ट्रॉन लिखवाया था, उसका भी आया था, पर वो इनर्ट पेरिफेक्ट मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, वहां का क्वेश्चन बना। चलिए, है ना। तो ये जो डायग्राम वगैरह बने हुए, अब इसमें एक बात देखो, ये जो डायग्राम बन के आ रहा है, अपने को ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, और प्लेनर हो चाहे नॉन प्लेनर हो, दोनों कंडीशन में ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने होंगे। पहले एक बात बताइए, स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? क्यों है प्लेनर? नाम में ही प्लेनर है, नाम में ही ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये प्लेनर है, पहली बात। तो दूसरी बात, प्लेनर, दो पेन, ये स्ट्रक्चर है कैसा, जरा ध्यान से देखिएगा। 3D में इमेजिन करते जाए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, सेंट्रल एटम यहां पर है, एक साइड एटम यहां, एक साइड एटम यहां, एक साइड एटम यहां, और आप इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें ये वाला एंगल कितने का है? 120। ये एंगल कितने का? 120। ये एंगल कितने का? 120। क्या ये सारा चीजें एक प्लेन पे आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आ रही है, और एक प्लेन पे आ रही है, इसलिए प्लेनर है। अब आपसे पूछेगा मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन, 4, एक सेंट्रल एटम और 3 साइड एटम आपको किस पे मिलेंगे बेटा? प्लेन पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने के बाद आते हैं थर्ड टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पे। और थर्ड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है वो कौन आ जाता है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
चलिए ना, यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी देखो अगला जो हाइब्रिडेशन आपके सामने आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन। अभी हमने जब नीड ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ा था तो भी हमने sp3 के रिस्पेक्ट में ही बात करी थी, CH4 के रिस्पेक्ट में। तो वही एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया बेटा CCl4, क्वेश्चन के फॉर्म में समझते, ठीक है ना। CCl4 आया और आपसे पूछा CCl4 का हाइब्रिडेशन क्या है, तो सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो सिग्मा प्लस लोन पेयर और एक हाफ V प्लस है माइनस C प्लस है। पहले सिग्मा प्लस लोन पेयर से सॉल्व करते बेटा। कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है, ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। और बेटा क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल सिंगल और सिंगल। तो बेटा यहां पर पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है, H का वैल्यू आएगा 4, और 4 का मतलब है हाइब्रिडेशन कौन सा होगा बेटा, sp3। अगर इसमें हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए लगा रहे हैं तो मुझे बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। क्लोरीन मोनोवेलेंट साइड एटम है या नहीं बेटा, है। तो मोनोवेलेंट साइड एटम कितने, 4, 4 प्लस 4 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब अगेन क्या आ गया बेटा, sp3। 4 का मतलब क्या है कि कार्बन जो सेंट्रल एटम कार्बन है ना, उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार कर लिए, 4। वो 4 पोजीशन जो बन के आएंगे उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, s होगा कि px होगा कि py होगा कि क्या नाम होगा बेटा, sp3 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 sp3। हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आइडियली 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर होना चाहिए। और बेटा ये चारों का स्पेस में जो अरेंजमेंट बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। और इनका बॉन्ड एंगल जो होता है आइडियल कंडीशन में वो होता है 109.5 डिग्री। बेटा कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे। अब बेटा बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम कौन सा आ रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है बेटा, p में। तो क्लोरीन आ रहा है हर जगह, और क्लोरीन अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन p वाला लेके आ रहा है। क्लोरीन अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन p से लेके आ रहा है, p लेके आ रहा है और p लेके आ रहा है। इसका मतलब है यहां पर मुझे बताइए ये जो ओवरलैपिंग हो रही है व्हाइट और ब्लू वाले ऑर्बिटल्स की, इस ओवरलैपिंग को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, sp3p ओवरलैपिंग। इसको भी नाम दिया जाएगा sp3p ओवरलैपिंग। इसका नाम भी sp3p और इसका नाम भी sp3p ओवरलैपिंग होगा। अच्छा मान लो ये कार्बन ने 4 ऑर्बिटल तैयार करे थे, चारों का नाम क्या था, sp3 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 sp3। क्लोरीन आया तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, sp3p। यहां पर भी कौन सी हो गई बेटा, sp3p। मान लो यहां हाइड्रोजन आता तो बताइए ओवरलैपिंग कौन सी होती, sp3s। यहां पर हाइड्रोजन आता sp3s। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन CH2Cl2 the number of sp3s overlapping are equal to the number of sp3p overlapping। क्या सही है या गलत है बेटा, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बना सकता है, तो हमें ओवरलैपिंग के बारे में चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां पर ध्यान सुनना। मुझे बताइए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 109.5 डिग्री के एंगल है। 109.5 को 109 डिग्री 28 मिनट्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि 1 डिग्री का मतलब 30 मिनट्स होता है। तो 28 मिनट्स को अगर मैं 30 मान लू थोड़ी देर के लिए, तो 30 मिनट्स का मतलब आधा डिग्री होता है, तो 109.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर सारे एंगल बराबर हैं, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि 120 डिग्री के कितने एंगल थे बेटा, 3। वैसे मुझे बताइए यहाँ पर 109.5 डिग्री के सारे एंगल बराबर है। 109.5 डिग्री के कितने एंगल है, तो 109.5 डिग्री के आपको मिलेंगे यहाँ 6 एंगल्स। कितने एंगल है, 6। ये डायग्राम 3D है और आप देख रहे हो 2D, तो ये समझना पड़ेगा अपने को चीजों को, ठीक है ना। यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, 3D डायग्राम बनेगा। अब देखो 3D कैसा बनेगा, लाओ 4 पेन दे दो भाई। जरा इस डायग्राम को इमेजिन करेंगे कि ये डायग्राम किस तरह का दिखता है 3D में, तो ये ऐसा डायग्राम, दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो टेट्राहेड्रल डायग्राम आपको दिख रहा है, मेरी देख लो, ठीक है। इस टेट्राहेड्रल में इसको कैसे भी अरेंज कर दे, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, कैसे भी कर दो, तो ये कैसा दिखेगा बेटा, टेट्राहेड्रल। सब कुछ सेम है, सारे एंगल बराबर है। अभी अपने को बोर्ड पे कितने एंगल दिखते हैं, 4, 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअल एंगल है कितने, 6। कैसे हैं 6, गिनिएगा, बस एंगल गिनवा दे रहा हूं इसके साथ। 1 2 3 हो गया, इसका काम खत्म। 4 5 6, तो वापस से देख ले, ये सारे एंगल बराबर है, तो बस अपन सिर्फ काउंटिंग कर लेते हैं कि 6 एंगल है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये 6 एंगल कितने के मिलेंगे आपको, 109.5 डिग्री के। अच्छा एक और बात बताइए मुझे, क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। कैसे पता चल रहा है, सारे एटम एक ही प्लेन पे नहीं है। अच्छा मान लो एक कॉपी यहां रखता हूं,
तो क्या ये और ये एक प्लेन पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है ये उस प्लेन पे है, उससे ऊपर है, और ये वाला साइड एटम तो बहुत ही ऊपर है। तो यहाँ अलग अलग लेवल है, एक लेवल ये बन रहा है, एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, सारे एटम एक ही लेयर पे नहीं आ रहे, मतलब ये प्लेनर नहीं होगा। अच्छा, प्लेनर होता तो भी ये क्वेश्चन पूछता, नहीं है तो भी ये क्वेश्चन पूछता। मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 3, सामने से देखें, एक साइड एटम, दो साइड एटम और एक सेंट्रल एटम, ये सब एक प्लेन पे, आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। वेज एंड डैश फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो ऐसे भी देख लें कि जब कॉपी अपन ने यहां रखी थी तो 1 2 3 एक प्लेन पे आए थे, ये उस प्लेन से बाहर है, ये और भी ज्यादा बाहर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने होते हैं बेटा? 3 एटम होते हैं। ये जो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है और मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने, ये मैं आपको अभी बोलते जा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूं। लेकिन अभी हम ये सब पढ़ने के बाद एक टेबल बनाएंगे जहां पर लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, वो सारी बातें भी हमें देखनी होती है। तो वहां हम इन बातों को लिख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है, और मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने होते हैं। पर ये आपके दिमाग में पहले से आइडिया होना चाहिए। नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं अगले केस पर। कल सनराइजर्स जीत गई है, है? नो बॉल लगी। मैच तो फिक्स ही रहते हैं आधे से ज्यादा तो। कल केकेआर की राजस्थान, राजस्थान हारेगी ऐसा प्रेडिक्शन था सबका, तो बढ़िया। नहीं भाई, मैं खुद ही नहीं जाता, लगता होगा। क्या मतलब है? वही टीवी पे दिखना है, स्टेडियम पे भी जाके भी टीवी पे ही देखना पड़ता है, स्क्रीन पे ही देखोगे वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, घर पे ही देखो मजे से। मुंबई मुंबई है, सेम सेम। इसको पाकिस्तानी पसंद होगी। मुंबई हार जान दो, क्या हो गया उसमें? हार जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट में एक हारेगा एक जीतेगा, उसमें क्या है? हार जाए, हार जाएंगे, उससे कोई परेशानी थोड़ी है। मतलब हारने जीतने से थोड़ी टीम चेंज करनी चाहिए, ये हार जाती तो टीम चेंज कर दो। बेचारे इंतजार ही कर रहे हैं, तभी तो जीते हैं। बिल्कुल सही बोला तूने बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। चलिए ना, अगले केस के ऊपर चल रहे हैं। अगला जो केस पढ़ रहे हैं 4th नंबर का केस, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, ध्यान सुनना। तो बेटे यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि sp3d में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो कौन सा d होगा बेटा? dz², ये बात फिक्स है। अच्छा, यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, टोटल यहाँ पर कितने डब्बे बेटा? 5, ठीक है ना। एक ऐसे, 3 p है और एक d है, तो टोटल कितने डब्बे हो गए? 5, sp3d। अब 5 है अगर, तो 5 में अगर अपन 100% को डिवाइड करें तो एक का परसेंटेज 20 बनता है। तो एक ऐसे मतलब 20% एस कैरेक्टर है, 3 पी है मतलब 60% पी कैरेक्टर है, और 20% बचा हुआ कौन सा कैरेक्टर आएगा बेटा? डी कैरेक्टर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा
अगर ये 5 का अरेंजमेंट जो देखते हैं ना 3D स्पेस में, तो 5 के अरेंजमेंट का जो आइडियल कंडीशन बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? TBP। नाम मैंने बोला था रहेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या है क्या नहीं है और कैसे दिखता है उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान सुनना। इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला नाम है ट्राइगोनल और एक है बाय पिरामिडल। बाय का मतलब क्या होता है? दो। ध्यान सुनना, इधर समझो बेटा, है ना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ रहा है, इसके बाद स्क्वायर बाय पिरामिडल आएगा और उसके बाद पेंटागोनल बाय पिरामिडल आएगा, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम ने इस एक्स वाई प्लेन पर, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ये वाली एक्सिस कौन सी है? एक्स। और ये वाली एक्सिस कौन सी है? वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन पर एक ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया? अब देखो, ए को मानते हुए सेंटर, यहां पर एक पोजीशन है, यहां पर एक पोजीशन है, यहां पर एक पोजीशन है। क्या एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? बन रहा है। और इस ट्राइंगल से पोजीशन कितनी तैयार होगी? इसमें 5। 5 में से 3 पोजीशन तो ये आ गई, और 2 पोजीशन कैसी होगी? इससे एक बाहर होगा और एक इससे अंदर होगा। सेंटर से बाहर, सेंटर से अंदर। अब ध्यान सुनना, इसको अगर मैं 3D में आपको बताऊं तो ध्यान सुनना और ध्यान समझना। मान लो ये अपन ने बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिया? ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैं अभी इस पे ले लेता हूं ताकि समझाना आसान रहे। तो ये बेस कैसा हो गया? ट्राइंगल का बेस हो गया। और इस पे, इस ट्राइंगल के बेस पे एक पोजीशन बाहर की तरफ आ रही है और एक पोजीशन अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। एक पोजीशन बाहर की तरफ और एक पोजीशन अंदर की तरफ। अब आप देखो, ये जो ट्राइंगल का बेस है, इस ट्राइंगल के बेस से जो पोजीशन बाहर आ रही है, अगर इस पोजीशन जो बाहर आ रही है इसके टॉप को मैं इससे कनेक्ट कर दूं, 1 2 3, तो क्या एक पिरामिड बन रहा है? और पिरामिड का बेस कैसा है? ट्राइगोनल। एक ये नीचे, इसके भी, इसके पेन के टिप को अगर मैं तीनों से ज्वाइन कर दूं, क्या एक पिरामिड नीचे बनेगा? तो ट्राइंगल को बेस मानते हुए एक पिरामिड कहां बन रहा है? ऊपर। और एक पिरामिड कहां बन रहा है? नीचे। इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये जो ज्योमेट्री बन के आती है इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये जो है ना बाय पिरामिडल वाली जो दो पोजीशन है वो इससे बाहर और इससे अंदर है। बेटा ये जो 3 पोजीशन प्लेन पे बनी है, इन 3 पोजीशन को बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोला जाता है बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर एक नाम आएगा और इन 3 पोजीशन को बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। मुझे बताइए कितनी इक्वेटोरियल पोजीशन है इसके अंदर? 3। ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। और 2 पोजीशन जो इससे बाहर और अंदर आ रही है ना, उसको बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। लेकिन वो एक्सियल पोजीशन बोर्ड पे है या बोर्ड से बाहर और अंदर है? बाहर और अंदर। लेकिन अब बोर्ड पे दिखाना है तो बोर्ड पे अपन इस तरह से दिखाते हैं बेटा। ये इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये पिंक जो लाइन है ये एक बाहर की तरफ है ए से और एक अंदर की तरफ है। तो ये जो बी लगा हुआ है और ये जो बी लगा हुआ है ये प्लेन पर नहीं है, ये प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर की तरफ है। और इन पोजीशन को बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। तो यहां पर ट्राइगोनल बायपिरामिडल में 3 तो इक्वेटोरियल पोजीशन है और 2 कौन सी पोजीशन है बेटा? एक्सियल पोजीशन है। और ज्योमेट्री का नाम क्या है बेटा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब इसमें बात आती है बॉन्ड एंगल के बारे में, ध्यान सुनना। तो इसमें अलग अलग तरह के एंगल मिलते हैं आपको। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का एंगल अलग होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल अलग होता है और एक्सियल एक्सियल का एंगल अलग होता है। जरा स्ट्रक्चर को 3D में इमेजिन करिएगा और मुझे बताइएगा। ला वापस देना भाई। देखो, है ना, 3D में इमेजिन करिएगा। ये अपन ने क्या बना लिया बेटा? ट्राइगोनल, है ना। ये बोर्ड पे प्लेन पे एक इससे बाहर और एक इससे अंदर। और इसको मैं कर दूं तो ये ट्राइगोनल अपना बोर्ड की प्लेन वाला जो है वो यहां बना दिया, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। पहली बात, ये जो पोजीशन है 1 2 और 3, ये जो 3 पोजीशन है 1 2 और 3, है ना, ये तीनों जो प्लेन पे है, ये तीनों पोजीशन कौन सी कहला रही है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। जरा देखो, इक्वेटोरियल का एंगल, इक्वेटोरियल का इक्वेटोरियल से एंगल कितना? 120। इसका इससे 120, इसका इससे 120। मतलब यहां पर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल कितने का होगा बेटा? 120 डिग्री का। और कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। 3 एंगल होंगे 120 120 120 के। अब इक्वेटोरियल से एक्सियल का एंगल, इक्वेटोरियल से एक्सियल का 90, इक्वेटोरियल से एक्सियल का 90, इक्वेटोरियल से एक्सियल का 90। कितने 90 हुए? 3। 3 ये भी बनाएगा। तो बताइए इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। और कितने एंगल होंगे बेटा? 6 एंगल होंगे। और एक्सियल कौन सा? ये वाला एक्सियल है और ये वाला भी एक्सियल है। एक्सियल एक्सियल का एंगल कितने का? 180। कितना एंगल? एक की दो? एक ही है। वो सेम ही है ना, इधर से देखो चाहे उधर से, एक ही गिनेंगे ना। तो इसका एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री का। और कितना एंगल होगा बेटा?
वन एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसकी कहानी निकल के आती है। अच्छा मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। भैया ये वाला जो पिंक वाले दो एटम है ये तो प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर है, तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन। जितने ये येलो कलर वाले एटम है सब प्लेन पे ही तो है। ये पिंक वाला प्लेन से बाहर, पिंक वाला प्लेन से अंदर, बाकी चारों जो येलो कलर से सर्कल किए मैंने वो कौन से वाले बेटा प्लेन पर है। तो नोट कर ले इसे, इसके आगे का डिस्कशन फिर कल स्टार्ट करेंगे। इसको डायग्राम्स को एक बार 3D में जरूर इमेजिन कर ले क्योंकि ये काम आएगा बेटा ना, इसी में रिपल्शन विपल्शन अभी पढ़ने हमको। ओके बेटा, राधे राधे बेटा।